हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान छठा अध्याय ऋतुचर्यम अध्यायम। ऋतुचर्या देखेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं हम इसका वर्णन देखेंगे। काल ऐश्वर्यशाली एवं स्वयंभू अर्थात किसी से उत्पन्न नहीं है तथा आदि अंत मध्य से रहित मधुर आदि 6 रसों की विकृति एवं संपत्ति तथा प्राणियों के जीवन और मरण का उस काल के अधीन है। वह काल अपनी सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता, इसलिए इसे काल कहते हैं। ठीक है। प्राणियों का संकलन, दुख एवं सुख के साथ संयोग करने से भी इसे काल कहते हैं। संकलयति इति कालः, यह काल की डेफिनेशन देख ली उन्होंने। संवत्सर रूपी उस काल का भगवान सूर्य अपनी गति विशेष से निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मांस, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग इस तरह विभाग करते हैं। अकार आदि लघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे अक्षी निमेष कहते हैं, यानी आंखों की पलकों का ऊपर नीचे झपकना। पंद्रह अक्षी निमेष बराबर 1 काष्ठा होता है। 30 काष्ठा बराबर 1 कला। 20 सही 1/10 कला बराबर 1 मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त यानी 1 अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र यानी 1 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष यानी 1 मास होता है। 1 पक्ष बराबर 15 दिन, तो 2 पक्ष यानी 1 मास। संवत्सर में 12 मास यानी 1 वर्ष होता है, जो 2 मास की एक ऋतु होती है, यानी 6 ऋतुएं होती हैं। शिशिर से प्रारंभ होती है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। इनको याद करने के तरीके शिव ग्रीव शहे, शिव ग्रीव शहे। शी से शिशिर, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत 6 ऋतुएं हैं। इनको याद करने के तरीके शिव ग्रीव शहे। माह एवं ऋतुओं का संबंध, यानी मास और ऋतुओं का संबंध। कौन से माह में ऋतु आती? तो माह और फागण। माह और फागण में शिशिर ऋतु, यानी कि शिशिर ऋतु कब आती है? 15 जनवरी से लेके 15 मार्च के तक। मधु, चैत्र एवं वैशाख। चैत्र वैशाख में क्या आती है? वसंत ऋतु। ज्येष्ठ और आषाढ़ में क्या आती है? ग्रीष्म ऋतु। अब श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु आती है। अश्विन कार्तिक में शरद ऋतु आती है। और अभी जो ऋतु चल रही है जैसे कि हेमंत ऋतु चल रही है, मार्गशीर्ष, शस्य, पोष यानी हेमंत ऋतु। अयन, यानी कि अयन बराबर एक साल में, एक संवत्सर में 2 अयन होते हैं, यानी कि दक्षिणायन, दक्षिणायन की ऋतु है, और उत्तरायण। दक्षिणायन में वर्षा, शरद, हेमंत। और उत्तरायण यानी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। दक्षिण यानी सूर्य दक्षिण की ओर गति करता है, और उत्तरायण में उत्तर की तरफ, इसलिए इसे उत्तरायण या दक्षिणायन कहते हैं। तो उत्तरायण को आदान काल भी बोलते हैं, दक्षिणायन को विसर्ग काल भी बोलते हैं। दक्षिणायन में चंद्रमा बलशाली होता है। अम्ल, लवण, मधुर रस प्रधान बलवान होते हैं। सभी प्राणियों का बल उत्तरोत्तर बढ़ता है, यानी कि वर्षा ऋतु शरद में जाओगे तो बल बढ़ेगा, फिर हेमंत में जाओगे तो बल बढ़ता है। तो सभी प्राणियों में बल उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। उत्तरायण में सूर्य बलशाली होता है। तिक्त, कषाय, कटुरस बलवान होते हैं। उत्तरोत्तर सभी प्राणियों का बल क्षीण होता है। दक्षिणायन में को विसर्ग काल कहते हैं, उत्तरायण को आदान काल कहते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों अयनों को मिलाकर 1 वर्ष होता है। वे 5 वर्ष संवत्सर मिलकर एक युग बनाते हैं, यानी 1 संवत्सर में 1 वर्ष होता है। 1 युग बराबर 5 संवत्सर यानी 5 वर्ष होते हैं। निमेष से युग तक
चक्र के समान परिवर्तन यह कालचक्र कहलाता है। पुनः दोषों के संचय, प्रकोप और शमन निमित्त 6 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत और प्रावट यानी कि शिशिर ऋतु। जैसे कि भादो अश्विन में वर्षा ऋतु का, कार्तिक मास में मार्गशीर्ष में शरद ऋतु, पौ और माह में हेमंत ऋतु, फागण और चैत्र में वसंत ऋतु, वैशाख और ज्येष्ठ में ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ और श्रावण प्रावट ऋतु यानी शिशिर ऋतु। अब देखते हैं एक एक ऋतुओं के बारे में। अब देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में औषधियाँ तरुण होने से अल्प वीर्य वाली होती हैं। आकाश में मेघाच्छन्न होने से यानी बादल होने पर तथा पृथ्वी में वृष्टि जल से गीली होने पर क्लीन देह वाले तथा शीत यानी वात से विनष्ट पाचक अग्नि वाले प्राणियों के शरीर से उस दूषित जल तथा औषधि सेवन से विदा रहने लगता है। विदा से पित्त का संचय होता है। यह पित्त सूर्य की किरणों से विद्रुहित होकर पैतिक व्याधियों को उत्पन्न करता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है? औषधियाँ जो रहती है तरुण होने वाली अल्पवीर्य वाली होती है। आकाश में बादल होने पर तथा पृथ्वी पर वृष्टि जल यानी कि जल गिरने से क्लीन देह वाले तथा शीत यानी प्रकोपित वात से विनष्ट पाचक अग्नि वाले प्राणियों के शरीर में दूषित जल तथा औषधियों के सेवन से विदा उत्पन्न होता है। रहने यानी कि विदा से पित्त का संचय होता है। पित्त सूर्य की किरणों से विद्युत होकर पैतिक व्याधियों को उत्पन्न करता है। अब देखते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के बारे में देखेंगे। हेमंत ऋतु में जल भी प्रसन्न, स्निग्ध और अति गुरु होते हैं। सूर्य की किरणों से मंद तथा तुषार बर्फों से मिली हुई वायु के संपर्क द्वारा संभवित देह वाले प्राणियों में प्रयुक्त किए। वे औषधियाँ और जल मधुर पाकी होकर स्नेह, शीतलता, गुरुता, चिकनता के कारण कफ का संचय करती हैं। यह संचित कफ वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघलकर कुछ स्तब्ध हुई देह वाले प्राणियों में श्लेष्मिक रोग पैदा करना है। रजो धूम कुला दिश रौद्र प्रियंगु पुनाग के वृक्ष पुष्पित रहते हैं। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु निदाधे निस्सारा औषधियों और जल इस ऋतु में सार रहित वृक्ष अति लघु हो जाती है। ये औषधियाँ एवं जल सूर्य की गर्मी से शुष्क देह वाले मनुष्यों में रुक्षता, लघुता एवं विषादता, निस्नेहता के कारण वायु का संचय करती है। यह वायु का संचय शिशिर ऋतु में यानी प्रावट में ऋतु में भूमि के जल के द्वारा गीली होने पर क्लीन देह वाले प्राणियों में शीत, वात एवं वर्षा के कारण वातिक विकार उत्पन्न करता है। वर्षा, हेमंत, ग्रीष्म में संचित हुए तथा शरद, वसंत और शिशिर ऋतु में कुपित हुए दोषों का निहरण करना चाहिए। दोषों का शमन काल। अब देखते हैं दोषों का शमन काल। पित्तजन्य रोगों का शमन हेमंत ऋतु में, कफजन्य रोगों का शमन ग्रीष्म ऋतु में, वातजन्य रोगों का शरद में स्वभाव से हो जाता है। दिन और ऋतु में समानता। दिन के पूर्व भाग में वसंत ऋतु के लक्षण, मध्य भाग में ग्रीष्म ऋतु और संध्या के समय वर्षा ऋतु के समान, मध्य रात्रि में शरद ऋतु के समान, सूर्योदय से पूर्व हेमंत ऋतु के लक्षण दिखाई देते। ऋतुओं की व्यापक विकृति अदृष्ट अर्थात अधर्म से होती है। विकृत औषधियाँ एवं जल के सेवन से मरक होता है यानी मरण होता है। हेमंत ऋतु रजो धूमा कुला दिश। हेमंत ऋतु इस ऋतु में उत्तर दिशा से उल्टी वायु चलती है। चारों दिशा में धूलि यानी धूल एवं धुएं से व्याप्त रहती है। सूर्य तुषार हिमपात से आच्छादित रहता है। तडाग आदि जलाशय बर्फ से ढक जाते हैं। काक, गेंदा
गेड़ा, महिष, अरिब, कुंजर ये अपने मद से दर्पित रहते हैं। लौद्र, प्रियंगु, पुनाग, नाकेसर के वृक्ष पुष्पित हो जाते हैं। जठराग्नि तीव्र सबसे तीव्र रहती है हेमंत और शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु देख, शिशिरे शीते अधिक वात वृष्टया कुला दिशा। शिशिर ऋतु में शीत अधिक होता है, दिशाएं वायु एवं वर्षा से व्याकुल रहती है। शेष लक्षण हेमंत जैसे दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु देखते हैं, मलय गिरी की दक्षिणी वायु चलती है, सभी दिशाएं निर्मल, वन उपवनों में शोभायमान, पलाश, कमल, बकुल, आम्र एवं अशोक इत्यादि वृक्षों के पुष्प शोभित, चारों ओर कोकिला तथा भ्रमरों के समूह के गुंजन से मनोहर भ्रमरों, दक्षिण दिशा की वायु से व्याप्त अनेक नए नए भूरे लाल कमल पल्लों वाले से शोभित होती है। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में क्या लक्षण दिखाई देंगे। सूर्य की तीक्ष्ण किरणों वाला होता है, नैऋत्य दिशा की कष्टदायक पवन चलती हैं, पृथ्वी गर्मी से संतप्त रहती है, अल्प प्रवाह के कारण नदियाँ पतली हो जाती हैं, चारों दिशाएं प्रज्वलित सी प्रतीत होती हैं, चक्राह युगल पानी की खोज में शांत से घूमते रहते हैं, मृग जल पीने से के लिए व्याकुल रहते हैं, मृग जल पीने यानी कि मगरमच्छ जल पीने के लिए व्याकुल रहते हैं। छोटे वृक्ष, तृण एवं लताएं नष्ट हो जाती हैं, पेड़ों के पेड़ जड़ जाते हैं, पत्ते जड़ जाते हैं, पेड़ों के पत्ते जड़ जाते हैं। प्रावट ऋतु, प्रावट ऋतु में क्या होगा। आकाश मंडल पश्चिम दिशा की वायु से लाए हुए तथा बिजली की चमक के साथ कुछ बरसने वाले भयंकर गर्जन करने वाले मेघों से व्याप्त एवं पृथ्वी कोमल तथा श्याम से व्याप्त शुक्र गोपों से उज्ज्वल तथा कदम दीप कुछ की प्यास केतकी से भूषित रहती है। वर्षा ऋतु देखते हैं, नदियाँ प्रबल प्रवाह वाली होती हैं, झीलें अति खिले तथा नीलकमलों में शोभायन रहती हैं, पृथ्वी में घास ढकी रहती है, सूर्य और नक्षत्र तथा आकाश में छिपे रहते हैं। शरद ऋतु, सूर्य में पिंडक बल तथा कृष्ण वर्ग का हो जाता है, आकाश में श्वेत मेघों से निर्मल रहते हैं, हंसों के चलने से उनके कंधों से गठित कमलों में सरोवर शोभायन हो जाता है, पृथ्वी शुष्क ध्रुम से व्याप्त हो जाता है, रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही दोषों का निवारण हो जाता है। वसंत ऋतु में वमनादि कर्म से कफ का हरण होता है, सूर्य शरद में विरेचन द्वारा पित्त का हरण होता है, वर्षा में स्नेहपान, बस्ती में वात का शमन होता है बस्ती से। अब हम देखते हैं ऋतु के बारे में। सबसे पहले शिशिर ऋतु, फिर वसंत, फिर आएगी ग्रीष्म, वर्षा, शरद, और हेमंत। ठीक है, इसमें बल क्या रहता है, श्रेष्ठ रहता है, इसमें मध्यम रहता है, इसमें हीन रहता है, इसमें भी हीन रहता है, और इसमें मध्यम रहेगा, फिर श्रेष्ठ हो जाएगा। ये बल है। ऋतुओं का बल देखोगे तो श्रेष्ठ शिशिर और हेमंत में रहता है, मध्यम वसंत और शरद ऋतु में रहता है, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में बल कमजोर यानी हीन रहता है। इसी प्रकार हम इन ऋतुओं पे रसों की बात करें, रस उत्पत्ति की,
तो हेमंत ऋतु मधुर, वर्षा ऋतु अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि एक को छोड़ के मधुर, अम्ल, लवण। एंटी क्लॉकवाइज राउंड घुमा दो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय।